हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले 37 टेस्ट को देख लिया था। आज जो होने वाला है टेस्ट नंबर है 38, टेस्ट नंबर है 38। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, अगर इसके पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और ये जो होने वाला है टेस्ट है 38। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका है जो विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। बात किया गया है कार्यपालिका का, तो भारत में कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करता है। वही अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका विधायिका से कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र होगा, ऐसा वर्णन किया गया है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 में वही कार्यपालिका विधायिका के साथ मिलकर कार्य करता है। न्यायपालिका का बात किया जाए तो न्यायपालिका भारत में एकीकृत न्यायपालिका की वर्णन किया गया है। भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। और बात किया जाए अगर न्यायपालिका का, तो न्यायपालिका के लिए सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट जिसका वर्णन अनुच्छेद 124 से 147 तक 124 से 147 तक न्यायपालिका का वर्णन है। चुनाव आयोग का बात किया जाए तो अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 324 से 329 तक भाग 15 के अंतर्गत चुनाव आयोग का प्रावधान है। अगर बात किया जाए संघ लोक सेवा आयोग का, तो संघ लोक सेवा आयोग का भाग 14 के अंतर्गत, भाग 14 में लोक सेवा आयोग का वर्णन है। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 तक 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग का प्रावधान है भाग 14 में। और चुनाव आयोग भाग है 15, अनुच्छेद 324 से 329 तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो उस केस में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन हो जाएगा डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न हो तो होते हैं। हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य इनमें से कौन से थे। अगर बात किया जाए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का, तो भारत में मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का गठन किया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को लागू किया गया। 4 के का के अंतर्गत, 4 के का भाग 4 का और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया था। और अभी बात किया जाए तो अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और सरदार सिंह कमेटी द्वारा 8 मौलिक कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की गई थी। अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 मौलिक कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की थी। अगर बात किया जाए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी का, तो इसमें सदस्य थे A.R. अंतुले, S.S. रे, D.S. स्टीफिन, ये तीनों थे। A.R. अंतुले, A.S. रे, C.M. स्टीफिन। हरिदेव जोशी नहीं थे। तो ऑप्शन हो जाएगा, पूछा गया है कौन थे, तो A, B और D हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा C, A, B, D थे। A.R. अंतुले, S.S. रे, हरदेव जोशी और C.M. स्टीफन। नेक्स्ट है, कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP बाद में जोड़ा गया है, इनमें से कौन। तो बात किया जाए ग्राम पंचायत का गठन का, तो भाग 40 में ग्राम पंचायत का प्रावधान का वर्णन है। गोवध निषेध का बात किया जाए तो भाग 48 में गोवध निषेध का प्रतिबंध है। मुफ्त कानूनी सहायता का बात किया जाए तो 39 के ए में, 39 के क में मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। और यह बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मुफ्त कानूनी सलाह अनुच्छेद 39 के ए में जोड़ा गया है। वही सामान्य नागरिक संहिता का बात किया जाए तो अनुच्छेद 44 में UCC का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन है। तो बाद में जोड़ा गया है वो है मुफ्त कानूनी सलाह। और 42वां संविधान संशोधन 76 के तहत अनुच्छेद 39 के ए में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, मुफ्त कानूनी सलाह बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। बात किया जाए मौलिक अधिकार का, तो भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद
अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के क के तहत, 21 के क में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। सूचना का अधिकार बात किया जाए तो भारत में 2005 में सूचना का अधिकार लागू किया गया। काम पाने का अधिकार और काम पाने का अधिकार यह एक प्रकार का DPSP के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पूछा गया था कौन एक मौलिक अधिकार भी है, तो ये हो जाएगा शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य होता है किसके द्वारा। बात किया गया है नया राज्य का गठन का, तो अनुच्छेद 3 में प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन से संबंधित है और यह संसद के साधारण बहुमत के द्वारा होता है। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी नहीं होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, संसद के साधारण बहुमत द्वारा नए राज्य का सृजन किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राज्यसभा एवं राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। बात किया जाए अनुसूची 4 का, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन अनुसूची 4 में के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन का प्रावधान है। इसमें विभिन्न राज्यों में विभिन्न सीट का वर्णन किया गया है। अगर बात किया जाए राज्यसभा का, तो 80 के अनुसार अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए एज 30 साल है। 80 में अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। इसमें पूछा गया है किस राज्य में राज्यसभा का सीट बराबर नहीं है। तो आंध्र प्रदेश में बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में 18 नहीं बल्कि सीटों की संख्या है 11, उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18 और महाराष्ट्र में 19। तो ये जो है वो सुमेलित नहीं है। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 18 नहीं बल्कि 11 है, उड़ीसा में 10, तमिलनाडु में 18, महाराष्ट्र में 19। नेक्स्ट है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। जनहित याचिका यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का बात किया जाए तो यह एक न्यायिक पहल के द्वारा PN भागवती ने शुरुआत किया था। PN भागवती ने न्यायिक पहल की शुरुआत की थी। जनहित याचिका की शुरुआत न्यायिक पहल के द्वारा PN भागवती के द्वारा किया गया था। PN भागवती ने न्यायिक पहल के द्वारा जनहित याचिका की शुरुआत वर्ष 1976 में की। वर्ष 1976 में जनहित याचिका की शुरुआत की। अगर बात किया जाए भारत में जनहित याचिका का, तो यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रेरित है जनहित याचिका। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को, अनुच्छेद 20 और 21 को अनुच्छेद 359 के अनुसार, अनुच्छेद 359 के अनुसार यदि राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जाएगा और यह प्रावधान है 44वां संविधान संशोधन के तहत। 44वां संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अनुच्छेद 20 और 21 सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है जिसे राष्ट्रीय आपात के समय भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों के संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है, तो यह है अनुच्छेद 371 के अनुसार। अनुच्छेद 371 में विशिष्ट राज्यों का संबंधित राज्यों का विशिष्ट प्रावधान है। अगर बात किया जाए 371 के ए में नागालैंड का, बी में असम का, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, ई में आंध्र प्रदेश के यूनिवर्सिटी का, एफ में सिक्किम का, उसके बाद जी में है मिजोरम का, एच में है अरुणाचल प्रदेश का, जी में है गोवा का और आई में है गोवा का और जे में है कर्नाटक का। याद रखना है नाम आसमा जी के, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। नाम आसमा जी के ये कुछ शॉर्ट निमोनिक्स है, इसे याद रखना है। और 371 का विभिन्न राज्यों का प्रावधान हो जाएगा। नाम आसमा जी के, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश का यूनिवर्सिटी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्वाचित किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। यह राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में यात्रा कर सकता
करता है? तो यूवी रेज प्रकाश और ऊष्मा ये सभी निर्वात में यानी कि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी सभी। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? बात किया गया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का, तो यह F जो होता है बराबर होता है Gm1m2 बट्टा आर स्क्वायर। Gm1m2 बट्टा आर स्क्वायर यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम कहलाता है। तो यह किसी भी वस्तु के किसी भी युग्म पर लागू होता है। वस्तु के किसी भी युग्म पर, दो वस्तुओं पर और कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हो तो उस पर लागू होगा। वस्तु के किसी युग्म पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। नेक्स्ट है, कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता होता है? इनमें से किस पदार्थ में प्रतिरोधकता सबसे अधिक होगा? तो यह होगा एबोनाइट में। एबोनाइट में सबसे अधिक उच्चतम प्रतिरोधकता होगा। अगर बात किया जाए नाइक्रोम का, तो नाइक्रोम का यूज हम मेनली रूप से नाइक्रोम का प्रयोग आयरन बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। वही हीटर आयरन बनाने में नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। वही टंगस्टन का प्रयोग हम फिलामेंट बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। तांबा का बात किया जाए तो तांबा का यूज मेनली रूप से वायर बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर बनाने में तांबा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट AC, और यह खोजा गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। बात किया जाए भारत में प्रत्यावर्ती धारा का फ्रीक्वेंसी पूछा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी भारत में 50 हर्ट्ज होता है। भारत में AC का जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, और AC का खोज किया गया था निकोला टेस्ला के द्वारा। बात किया जाए अगर अल्बर्ट आइंस्टीन का, तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षिकता का सिद्धांत एवं E=mc² कंसेप्ट दिया गया था। थॉमस एडिसन का बात किया जाए तो इन्होंने बल्ब की खोज की थी। बल्ब का खोज थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। न्यूटन का बात किया जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी कि मोशन का लॉ ऑफ मोशन दिया गया था, एवं लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन दिया गया था न्यूटन्स के द्वारा। यहाँ पूछा गया था प्रत्यावर्ती धारा, तो ये हो जाएगा निकोला टेस्ला। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, इनमें से कौन अंग सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा यानी कि स्किन, सबसे बड़ा अंग होता है। अगर बात किया जाए गुर्दा यानी कि किडनी, तो किडनी इसका यूनिट जो कहलाता है वो कहलाता है नेफ्रॉन। किडनी यूनिट कहलाता है नेफ्रॉन। अगर बात किया जाए सबसे बड़ा ग्रंथि का, तो होता है लीवर। सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो है लीवर, और यह सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसका वजन होता है 1.3 से 1.6 kg। अगर बात किया जाए दिमाग का, तो सबसे मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होता है दिमाग में। रीजनरेशन सेल का सबसे मिनिमम रीजनरेशन कैपेसिटी होता है दिमाग में। वही सबसे अधिक जो होता है वो होता है लीवर में। मैक्सिमम रीजनरेशन लीवर में और मिनिमम रीजनरेशन होता है दिमाग में। नेक्स्ट है, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? तो यह है आर्थ्रोपोडा। जानवर का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, और इसके अंतर्गत कीड़ा मकड़ी बिच्छू आते हैं। कीड़ा मकड़ी बिच्छू आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं, और यह सबसे बड़ा समूह है। इसके अंतर्गत लगभग 90% आते हैं। आर्थ्रोपोडा जानवर के अंतर्गत 90% आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। वही टेरिडोफाइटा का बात किया जाए तो पादप जगत का सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स कहा जाता है। पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है टेरिडोफाइटा को, और उभयचर यानी कि एम्फीबियन कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। नेक्स्ट है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन यानी कि वैसा परिवर्तन जो रिवर्सेबल हो यानी कि इंटरचेंज हो सके, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो बर्फ़ का पिघलना एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर को मापने के लिए हम यूज करेंगे वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वही एमीटर का बात किया जाए तो विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, विद्युत धारा को नापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। वही अगर बात किया जाएगा ग्लैवेरोमीटर का, तो विद्युत धारा की दिशा यानी कि डायरेक्शन और करंट को नापने के लिए हम ग्लैवेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा की दिशा एवं कम मात्रा में विद्युत धारा की मापने के लिए हम ग्लैवेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। एमीटर का प्रयोग विद्युत धारा मापने के लिए, और वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एकमात्रा धातु जिसे क्षारीय धातु के साथ रखा गया है वो है हाइड्रोजन। बात किया जाए अगर क्षारीय धातु का, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सभी क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम ये सभी
क्षारीय धातु के अंतर्गत आते हैं और वो रखा गया है, हाइड्रोजन को भी क्षारीय धातु के अंतर्गत ही रखा गया है। अगर बात किया जाए क्षारीय मृदा धातु का, तो क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम आते हैं। रेडियम आते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम ये सभी क्षारीय मृदा धातु के अंतर्गत आते हैं। और क्षारीय धातु का बात किया जाएगा तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम आते हैं और उसी के अंतर्गत रखा गया है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन का बात किया जाए तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। आवारा तत्व क्योंकि इसे अभी तक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इसका स्थान फिक्स नहीं है। नेक्स्ट है, में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं। तो यह बनाता है डायमंड। डायमंड एक का कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाएगा डायमंड। वही अगर बात किया जाए ग्रेफाइट का तो ये अन्य 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं। ग्रेफाइट अन्य 3 कार्बन से जुड़े रहते हैं। अगर बात किया जाए ग्रेफाइट का तो इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ मॉडरेटर यानी कि मंदक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। डायमंड से 2 याद रखना है। डायमंड का एक पूछा जाता है क्रांतिक कोण, तो डायमंड का क्रांतिक कोण होता है 24.4। क्रांतिक कोण 24.4 और अपवर्तनांक याद रखना है 2.42। 2.42 अपवर्तनांक होता है और क्रांतिक कोण 24.4 होता है। नेक्स्ट है, पक्षी में कितना कक्षीय हृदय होता है। बात किया गया है पक्षी यानी कि बर्ड्स का। बर्ड्स में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। पक्षी में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। पक्षी और मनुष्य यानी कि पक्षी के साथ साथ सरीसृप में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। मनुष्य में, पक्षी में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। अगर बात किया जाए 2 कक्षीय हृदय का तो मछली में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। सरीसृप का बात किया जाए तो सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स, सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, एक्सेप्ट है क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है और मगरमच्छ एक रेप्टाइल है। हालांकि रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय ही पाया जाता है। याद रखना है 4 कक्षीय हृदय पूछा जाएगा तो पक्षी में, मनुष्य में यानी कि स्तनपायी में और पक्षी में 4 कक्षीय हृदय, मछली में 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में और एक्सेप्शन याद रखना है मगरमच्छ का। मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट है, मटर के पौधे में कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। कौन कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं? तो झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में झुर्रीदार बीज कैरेक्टर रिसेसिव होते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक यौगिक नहीं है? तो चौक यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड यह एक यौगिक बनाएगा। लेड यानी कि Pb यह यौगिक नहीं है बल्कि यह एक तत्व है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 यह भी एक यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड यह भी एक यौगिक है। H2S, SO2, CaO ये सभी यौगिक है। लेड यौगिक नहीं हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। बात किया जाए लेड का तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 82। लेड Pb प्लम्बम, इसका परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 82। नेक्स्ट है, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा का मान क्या होगा? V = IR। ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर होता है I × R। प्रतिरोध को आधा कर दिया जाएगा यानी कि R/2 कर दिया जाएगा तो करंट का वैल्यू 2 गुना हो जाएगा यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 गुना। प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का मान 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस R बराबर होता है V/I और R जो होता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। R = ρ × L/A। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रतिरोध 2 गुना करने पर, प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि आवृत्ति को मनुष्य श्रवण के लिए श्रव्य नहीं है। कितना आवृत्ति मनुष्य सुन नहीं सकता है? तो श्रव्यता के आधार पर ध्वनि को 3 वर्गों में बांटा गया है। अपश्रव्य, श्रव्य और प्राश्रव्य। अगर बात किया जाए अपश्रव्य का तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को अपश्रव्य कहा जाता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज यानी किलो हर्ट्ज का ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहा जाता है यानी कि 20 से 20,000 हम लोग सुन सकते हैं। और प्राश्रव्य यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को प्राश्रव्य कहा जाता है और इससे भी अधिक हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसमें 22,000 जो हो जाएगा वो हम सुन नहीं सकते हैं। 22,000 हर्ट्ज ऑप्शन
हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक्टिनाइड की परमाणुक संख्या क्या है। एक्टिनाइड का बात किया जाए तो 89 से 103 के बीच परमाणु संख्या को एक्टिनाइड कहा जाता है। एक्टिनाइड कहा जाता है 89 से 103 के बीच। वही 58 से 71 तक के बीच के परमाणु संख्या को लैंथेनॉइड कहा जाता है। लैंथेनॉइड कहा जाता है 58 से 71 तक के बीच। एक्टिनॉइड कहा जाता है 90 से 103। ऑप्शन हो जाएगा डी। पिन्ना किसका भाग है। बात किया गया है पिन्ना का, तो यह है कान का भाग। पिन्ना यह कान का सबसे बाहरी भाग कहलाता है। बात किया जाए कान का, तो कान में 3 हड्डी होता है, वो है हैमर, एनाविल और स्टेपिस। हैमर, एनाविल और स्टेपिस, कान में 3 हड्डियां पाई जाती है। अगर बात किया जाए स्टेपिस का, तो यह मनुष्य का और कान के साथ साथ मनुष्य का सबसे छोटी हड्डी होता है। पूछा गया था पिन्ना, तो यह होता है कान का भाग। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किसके अनुसार जी का मान घटता है। जी का मान किसके अनुसार घटता है, तो ऊंचाई के बढ़ने से जी का मान घटता है। ऊंचाई के बढ़ने से जी का मान घटता है। जी, स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ बटा रेडियस ऑफ अर्थ। स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी इंटू मास m बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर रेडियस को हम ऊपर जाने पर रेडियस कमता जाएगा, ऊपर जाने के बाद रेडियस कमेगा, और रेडियस कमने से ऊपर जाने से मतलब ऊंचाई पे जिस ओर जाएंगे तो रेडियस कमेगा और जी का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि जी का मान घटता है कब, जब जी का मान घटेगा जब हम ऊंचाई की ओर जाएंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ऊंचाई पे जाने से जी का मान घट जाता है। नेक्स्ट है कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। किसको कार्बन परमाणु को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है, तो फ्लोरेंस को, C60 को कहा जाता है फ्लोरेंस। C60 को फुटबॉल के आकार में व्यवस्थित किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बेंजीन का बात किया जाए तो ये C6H6 होता है बेंजीन। C6H6 बेंजीन होता है। CH4 मीथेन होता है। CH4 मीथेन होता है। नेक्स्ट है अपघटक यानी कि डीकम्पोजर किस पोषण स्तर के जीव हैं, तो ये है पोषण स्तर 4 के जीव। पोषण स्तर 4 के जीव होते हैं डीकम्पोजर। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। फॉसिल्स नेशनल पार्क, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है फॉसिल्स नेशनल पार्क। बात किया जाए मध्य प्रदेश में, तो फॉसिल्स नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पन्ना, डायनासोर, माधव, कुनो, ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क है। अगर बात किया जाए कर्नाटक का, तो कर्नाटक में है अंसी नेशनल पार्क। अंसी नेशनल पार्क कर्नाटक में है। बांदीपुर, अंसी बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल, ये सभी कर्नाटक में है। छत्तीसगढ़ में बात किया जाए तो प्रमुख है इंद्रावती और कांगेर घाटी और गुरु घासीदास। इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। गुरु घासीदास जो स्थित है छत्तीसगढ़ में, इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। अगर बात किया जाए केरल का, तो केरल में अनाईमुदी, पेरियार, पराम्बिकुलम और साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। केरल का प्रमुख नेशनल पार्क है अनाईमुदी, पेरियार, पराम्बिकुलम, साइलेंट वैली। नेक्स्ट है किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। बात किया गया है अम्लीय वर्षा का। यदि वर्षा का pH वैल्यू 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। और सर्वप्रथम स्वीडन में वर्ष 1972 में अम्लीय वर्षा हुई थी। अम्लीय वर्षा का बात किया जाए तो SO2 और NO2 के कारण अम्लीय वर्षा होता है। सल्फर और नाइट्रोजन का ऑक्साइड कहलाता है अम्लीय वर्षा। जब वर्षा जल का pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह वर्ष 1972 में स्वीडन में हुआ था सर्वप्रथम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 1812 के युद्ध अमेरिका और किसके बीच लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था ग्रेट ब्रिटेन के बीच। 1812 में युद्ध जो लड़ा गया था अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मेन कैम्प के लेखक कौन है। मेन कैम्प जो लिखा गया है हिटलर के द्वारा। मेन कैम्प यानी कि मेरा संघर्ष हिटलर के द्वारा रचित पुस्तक है। बात किया जाए मुसोलिनी का, तो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। मेजनी का बात किया जाए तो इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है मेजनी को। और याद रखना है लाला लाजपत राय के गुरु माने जाते हैं मेजनी। लाला लाजपत राय काफ़ी प्रभावित थे मेजनी से और अपना गुरु जो माना था मेजनी को ही माना था। बात किया जाए मेजनी का, तो यंग इटली का संस्थापक है मेजनी। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की जाती है मेजनी के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रांस में चर्च द्वारा
किसानों से कौन सा कर वसूल किया जाता था? तो दशमांश कर वसूल किया जाता था। ऑप्शन हो जाएगा ए, दशमांश कर। नेक्स्ट है शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया है? शास्त्रीय संगीत का बात किया जाए तो यह शास्त्रीय संगीत का बात किया जाए तो यह सामवेद से लिया गया है। सामवेद से लिया गया है शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, शास्त्रीय संगीत लिया गया है सामवेद से। अगर बात किया जाए सामवेद का तो साम का अर्थ होता है गान, साम का मतलब होता है गान। सामवेद इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा का संकलन है। इसके पाठक जो होते हैं वह उदात्री कहलाते हैं। उदात्री, सामवेद के पाठक को उदात्री कहा जाता है। इसमें सूक्तों की संख्या है 1810। सामवेद में 1810 सूक्त हैं। अगर बात किया जाए ऋग्वेद का तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। अगर बात किया जाए यजुर्वेद का तो सस्वर पाठ के लिए मंत्र और बलि के समय अनुपालन के लिए नियम का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद को गायन करने वाले अथर्वयु कहलाते हैं। ऐसा वेद जो गद एवं पद दोनों में है वो है यजुर्वेद। गद एवं पद दोनों में है वह है यजुर्वेद। नेक्स्ट है पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक क्या थी? पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू एक कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य से ऑप्शन हो जाएगा सी। कुचिपुड़ी का बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। शोभा नायडू एक कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट है कल्लू दशहरा। कल्लू दशहरा एक रंगोत्सव है जो मुख्यतः किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने के प्रयास को क्या कहता है? तो यह कहलाता है फिशिंग ट्रिक। ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। हीरोइन प्राप्त होता है किससे? तो अफीम पोस्ता से हमें हीरोइन प्राप्त होता है। कल्पना फर्स्ट क्या है? तो कल्पना फर्स्ट एक मौसम विज्ञान उपग्रह। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने? जस्टिस हीरालाल जेकुसिनदास कानिया। ऑप्शन हो जाएगा ए, हीरालाल जेकुसिनदास कानिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारतीय शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है? तो यह बनाया गया है गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। नेक्स्ट है डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक इनमें से किससे संबंधित हैं? तो सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंध है बिंदेश्वर पाठक को। अगर बात किया जाए भारत में अभी 2024 में मरणोपरांत 132 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री दिया गया। और 5 पद्म विभूषण में एक सुलभ शौचालय के जनक बिंदेश्वरी पाठक को भी दिया गया है। 5 पद्म विभूषण पुरस्कार में बिंदेश्वरी पाठक को भी दिया गया है और ये बिहार से संबंधित है। इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिंदेश्वरी पाठक को। ये भारत में सुलभ शौचालय आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह बनी है अंशु जमसेनपा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी ओमान की राजधानी है? तो ओमान की राजधानी है मस्कट। बात किया जाए बहरीन का तो बहरीन का राजधानी है मनामा। मालदीव का राजधानी माले और ओमान की राजधानी है मस्कट। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओमान की राजधानी मस्कट और मास्को जो है वो रसिया की राजधानी है। रूस की राजधानी मास्को। बहरीन का मनामा और मालदीव हो जाएगा मालदीव का राजधानी माले। ओमान का राजधानी हो जाएगा मस्कट। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? भारत में बात किया जाए यूनेस्को हेरिटेज साइट का तो अभी वर्तमान में 43 यूनेस्को हेरिटेज साइट भारत में है। जिसमें लाल किला को वर्ष 2007 में लाल किला को यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया। 1987 में एलिफेंटा की गुफा को और
ताजमहल को 1983 में घोषित किया गया था। चार मीनार जो हैदराबाद में स्थित है, इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं किया गया है। बात किया जाए चार मीनार का, तो कुली कुतुब शाह द्वारा चार मीनार की स्थापना की जाती है। कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में स्थित है चार मीनार, और इसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भूटान की राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग किसका प्रतीक है? तो यह है धर्म साधना का प्रतीक। भूटान का राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग धर्म साधना का प्रतीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना का बात किया जाए तो यह गंगा के सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है गुलबर्गा किला भारत के किस राज्य में स्थित है? बात किया जाए गुलबर्गा किला का, तो यह कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्गा का बात किया जाए तो यह बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बहमनी साम्राज्य जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अलाउद्दीन हसन बहमन के द्वारा बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया गया था, और जो कैपिटल बनाया जाता है बहमनी का वो है गुलबर्गा, और गुलबर्गा किला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए, गुलबर्गा किला कर्नाटक में। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो ये दिया गया था नेल्सन मंडेला को। वर्ष 1993 में नोबेल पुरस्कार, वर्ष 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल अवार्ड। वही वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न भी दिया गया था। 1990 में भारत रत्न और 1993 में नेल्सन मंडेला को नोबेल अवार्ड दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान है? तो यह है पीवी सिंधु को महिला ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान है पीवी सिंधु को। ऑप्शन हो जाएगा डी। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है गांधी जी का जन्मतिथि 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात किया जाए 14 नवंबर को, तो चिल्ड्रंस डे और डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। चिल्ड्रंस और डायबिटीज़ डे 14 नवंबर को। नेक्स्ट है शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है? तो यह मिला है हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले विधवा को क्या कहा जाता था? तो स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाले विधवा को रूपजीवा के नाम से जाना गया है, रूपजीवा। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह की उपाधि किसे दिया गया था? तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी वो था मिहिर भोज। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में जिला को किस नाम से जाना जाता था? तो जिला को नाडू के नाम से जाना जाता था। और ग्राम को मेल ग्राम के नाम से जाना जाता था। जिला को नाडू। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जिला को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? तो नाडू। बात किया जाए विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने रूल किया था, और 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना होती है। और विजयनगर साम्राज्य में प्रथम राजवंश होता है संगम वंश, सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और आरबीडु वंश। संगम, सुलुभ, तुलुभ और आरबीडु वंश 4 राजवंश का राज्य होता है विजयनगर साम्राज्य में। और जिला कहा जाता था नाडू को, ग्राम को कहा जाता था मेलग्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, नाडू कहा जाता था जिला को। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? अकबर के द्वारा कश्मीर का अभियान के समय वहाँ का राजा होता है वह है यूसुफ खान के समय अकबर ने कश्मीर अभियान किया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तृतीय कर्नाटक युद्ध का बात किया जाए तो यह फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकार को प्रदान किया जाना तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बनता है। बात किया जाए अगर कर्नाटक युद्ध का, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं। 1746 से 48 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध, 49 से 54 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध, और 56 से 63 के बीच तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है। और तृतीय कर्नाटक के युद्ध के अंतर्गत ही 1760 में वांडीवास का युद्ध के तहत भारत से फ्रांसीसियों का पूर्ण रूप से सफाया हो जाता है। 1760 में वांडीवास के युद्ध के फलस्वरूप भारत से फ्रांसीसियों का सफाया हो जाता है। और इसमें पूछा गया था तृतीय युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो फ्रांस की सरकार द्वारा काउंट लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील
विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इसका मृत्यु कहाँ हुआ? जनरल नील का मृत्यु हुआ लखनऊ में। ऑप्शन हो जाएगा सी, लखनऊ में। नेक्स्ट है नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था बाबा राम सिंह कूका के द्वारा। नामधारी आंदोलन या कूका आंदोलन यह चलाया गया था बाबा राम सिंह कूका के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु बेल्बी कमीशन का गठन कब किया गया था? बेल्बी कमीशन का गठन वर्ष 1895 में हुआ। वर्ष 1895 में बेल्बी कमीशन का गठन हुआ था भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय भारतीय अशांति का जनक कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। बात किया जाए होमरूल लीग आंदोलन के दौरान, होमरूल लीग आंदोलन के दौरान 1916 ईस्वी में ही बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह होमरूल लीग आंदोलन का बात किया जाए तो 1916 से 18 के बीच भारत में होता है। गदर आंदोलन का बात किया जाए तो 1913 में गदर पार्टी का स्थापना होता है। खेड़ा का बात किया जाए तो 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन होता है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। सारनाथ में बात किया जाए तो प्रथम प्रवचन दिया जाता है, प्रथम उपदेश दिया जाता है, वो दिया जाता है सारनाथ में। और बात किया जाए गया में तो गया के बोध गया में ही वो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी। राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वान को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो यह दिया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिविजय सूरी और जैन प्रभासूरी और राजशेखर को संरक्षण दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सूफी संतों की मजार पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यह बिल्कुल सही है। भारत में सूफियों का सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती थे, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह का बात किया जाए तो बिहार में 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह होता है। 1820 से 21 के दौरान बिहार में हो विद्रोह होता है और यह एक प्रकार का जनजातीय विद्रोह था 1820-21 के दौरान। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 यह पारित किया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन के समय। वही भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 में स्थापना होता है। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में स्थापित किया जाता है और अधिनियम 1904 में आता है। लॉर्ड कर्जन के समय को आयोग का कार्यकाल कहा जाता है। इसके समय में पुलिस आयोग, रेलवे आयोग, शिक्षा आयोग और विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है। इसलिए इसके काल को, लॉर्ड कर्जन के काल को आयोग का कार्यकाल भी कहा गया है। लॉर्ड कर्जन के प्रमुख घटना थी बंगाल का विभाजन। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्य में कौन सम्मिलित नहीं था? बात किया जाए मुस्लिम लीग का तो आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किया जाता है और हेडक्वार्टर बनाया जाता है, यानी कि हेडक्वार्टर जो बनता है वो बनता है लखनऊ। लखनऊ में मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर था और उस समय 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं दिया गया था। द्विराष्ट्र यानी कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की संकल्पना नहीं थी। ऑप्शन हो जाएगा ए, द्विराष्ट्र सिद्धांत नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? तो यह है महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा जी के द्वारा वर्ष 1932 में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करता है? तो यह है सेल। सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करता है सेल। पूरा नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका स्थापना वर्ष 1974 में होता है। अगर बात किया जाए सेल का तो सेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं श्री प्रकाश सेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं और हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो यह है रेलवे। बात किया जाए भारत में रेलवे का विकास
विकास, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के समय ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा भारत में रेलवे का विकास किया गया 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के समय मुंबई से थाने तक 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार भारत में रेलवे चलाई गई थी। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसे अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन माना जाता है। भारत में नियोक्ता का सबसे बड़ा साधन भी रेलवे ही है। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीकों को सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया वर्ष 1977 में शून्य आधारित बजट तकनीकों को सर्वप्रथम यूएसए के द्वारा अपनाया गया था वर्ष 1977 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम पंचवर्षीय योजना कार्यकाल होता है 1951 से 56 तक। तृतीय पंचवर्षीय योजना का बात किया जाए तो 66 से 61 तक नहीं, 1951 से 56 तक प्रथम था, 56 से 61 तक द्वितीय और 61 से 66 तक तृतीय होता है। 61 से 66 तक तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का मिलान गलत किया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? एल.के. झा समिति ने मैन वैट कर का सुझाव दिया था। मैन वैट, अगर बात किया जाए वैट का, तो भारत में वैट लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 को। 1 अप्रैल 2005 को भारत में वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि वैट लागू किया गया था और 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू किया गया 2017 को। एल.के. झा समिति ने मैन वैट कर का सुझाव दिया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है? तो यह है रत्न एवं आभूषण। रत्न एवं आभूषण भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 81, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो अप्रैल 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत अप्रैल 2005 में होती है। ऑप्शन हो जाएगा डी। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसे किस प्रकार का बेरोजगारी कहा जाएगा? तो यह हो जाएगा एक प्रकार का दीर्घकालिक बेरोजगारी। यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बना रहा तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ता है? तो प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा नहर। उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है पनामा कैनाल। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। नेक्स्ट है, रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ को क्या कहा जाता है? रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ पछाव मेघ कहलाता है। पछाव मेघ। नेक्स्ट है, चक्रवात की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत होता है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 86, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत का विस्तार पाया जाता है? तो यह लगभग 26% भूभाग पर पर्वतों का विस्तार है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% भूभाग पर्वतों से घिरा है। नेक्स्ट है, यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी तो हिमानी क्षेत्रों में। हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की घाटी पाई जाती है। वही नदियों के बहाव से भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। याद रखना है, यू आकार की घाटी हिमानी के द्वारा, हिमानी क्षेत्रों में यू आकार की घाटी और नदी के बहाव द्वारा भी आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, हिमानी क्षेत्रों में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम क्या किया गया? तो हैवलॉक द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पे स्वराज द्वीप का किया गया। स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप का बात किया जाए तो नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया। नील द्वीप को शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नया नाम रखा गया स्वराज द्वीप। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो यह है अरावली रेंज में। पिपली घाट दर्रा अरावली रेंज में स्थित है। और बात किया जाए अरावली का तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित अरावली का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। 1722 मीटर। नेक्स्ट है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ है? बात किया जाए गंगा का तो गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड में और ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर के निकट राक्षसताल तिब्बत में स्थित है। उत्तराखंड एवं तिब्बत ऑप्शन हो जाएगा। गंगा उत्तराखंड से और ब्रह्मपुत्र तिब्बत के निकट मानसरोवर झील से उद्गम होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, बगलिहार बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? बगलिहार प्रोजेक्ट यह चिनाब नदी पर स्थित बांध है। बगलिहार प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर अन्य बात किया जाए तो रतले प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। सलाल प्रोजेक्ट पकलडुम
रतले, दुल्हस्ती, सलाल, बगलिहार, ये सभी चिनाब नदी पर स्थित परियोजना है। ऑप्शन हो जाएगा बी, चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? जोग जलप्रपात यह श्रावती नदी पर कर्नाटक में, जोग या गरसोप्पा श्रावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग या श्रावती कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। याद रखना है एक कुंचिकल जलप्रपात भी कर्नाटक में ही वराही नदी पर स्थित है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन हो जाएगा ए। भारत में निम्नलिखित मृदा में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुआ है? तो रेगुर मृदा यानी कि काली मृदा का निर्माण हुआ है। भारत में बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है काली मृदा का निर्माण। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नहर ने राजस्थान के पश्चिमी जिला के कृषि संबंधी गतिविधियों को रूपांतरित किया? तो यह है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी के नहर के कारण राजस्थान का पश्चिमी इलाका भूमिहीन से बंजर भूमि से उपयोगी भूमि हुआ है। इंदिरा गांधी नहर के कारण वहाँ पे गतिविधियाँ रूपांतरित हुई हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी। सहरिया जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो यह राजस्थान में निवास करती है। सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान में निवास करती है। सहरिया और मीना जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः राजस्थान है। ऑप्शन हो जाएगा सी। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में। नेक्स्ट है बिहार में 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो रोहिणी गांव देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को होता है देवघर के रोहिणी गांव से। वही बात किया जाए भारत में 1857 की क्रांति प्रारंभ होती है 10 मई 1857 को मेरठ से, 10 मई 1857 को, और बिहार में 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी गांव से। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है काटी ताप विद्युत केंद्र किस जिला में है? काटी ताप विद्युत केंद्र यह मुजफ्फरपुर में है। काटी थर्मल पावर प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष बनाए गए? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन पैनल का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को देखा और आज का जो टेस्ट नंबर 38 होता है इसी तरह से समाप्त होता है। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतलाना है। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिचित के साथ जिन्हें जरूरी हो वो ज़रूर शेयर करना है। ओके, थैंक यू।